हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मेरे प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद स्पेशल एजुकेटर। आज हम बच्चों लोग क्लास 12 का पार्ट 2 मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। और पार्ट 1 हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। जिसने वो पार्ट नहीं देखा है वो पहले वो पार्ट 1 जा करके देख ले, ठीक है। पार्ट वन में हम लोगों ने पूरा मैट्रिसेस का डिटेल लेक्चर पढ़ रखा है। उसमें एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब कुछ सीखा। आज हम लोग पार्ट 2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है सबसे पहले ये जानेंगे, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इस वजह से हम लोग इसको पार्ट 2 में लेकर के आए। क्लियर है कैसे होता है? सबसे पहले जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल कब होगा। पहले तो यही केस होगा, ठीक है। सपोज करिए लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ठीक है। The product of AB is defined if and only if, वो कब डिफाइंड होगा? When the order number of row in सॉरी यहाँ पे कॉलम कर लीजिए, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स and equals to number of row in matrices मैट्रिक्स बी कह सकते हो। इस फर्स्ट को हटा करके ए कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है? जब कभी भी ए और बी कोई दो मैट्रिसेस होंगी और उनका प्रोडक्ट ए बी है, तो वो डिफाइंड तभी होगा जब उसका नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस ए और नंबर ऑफ रो इन मैट्रिसेस बी इक्वल होंगे, ठीक है। देख लीजिए, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए मैंने एक मैट्रिसेस ले ली 1 1 1, ठीक है सपोज, और इसका मैंने ले लिया 0 0 0, ठीक है। अभी पॉसिबल देखिए, इसका ऑर्डर भी 2x2 है, इसका ऑर्डर भी 2x2 है। तो मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस ए और नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस बी, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस ए, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस बी, रो इन बी, दे आर इक्वल, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट इज पॉसिबल। क्लियर हो गया? एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। सपोज करिए ए और बी कोई दो मैट्रिसेस है, उनका प्रोडक्ट ए बी है। वो डिफाइंड कब है? जब उसका नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिसेस ए और इक्वल रहेगा नंबर ऑफ रो मैट्रिसेस बी। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने 2x2 की मैट्रिसेस ली, दो मैट्रिसेस है, इसका नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिसेस और नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिसेस इक्वल है। यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्लियर है? अब एक केस बता देते हैं नॉट पॉसिबल का, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज करिए मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया। मैंने कहा एक मैट्रिसेस ए है, बी है, सी डी है, ठीक है। एक मैंने ले लिया 1 2 3 1 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 2x2। इसका ऑर्डर क्या है? 3x3। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस ए, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस बी। क्या यहाँ पर इक्वल है? इक्वल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक, नॉट पॉसिबल। इसका प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? अब हमको इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिसेस को। अगर उनका ऑर्डर, जैसे ये मैंने भी बताया कि नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिसेस ए, नंबर ऑफ
इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिसेस बी अगर इक्वल होंगी तो उसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन लेते हैं भाई पहले, ठीक है। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे कि जैसे अभी क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने। एक क्वेश्चन है, अगर कोई ए मैट्रिसेस है -1 2 -5 और एक बी मैट्रिसेस है 2 -1 7, क्लियर। क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर, राइट द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ के तो आगे का जो क्वेश्चन होगा वो भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। इसलिए सबसे बेसिक क्वेश्चन उठाया। अब सबसे पहले आपको चेक करना है मल्टीप्लाई करने से पहले कि ए और बी का पहले ऑर्डर लिखना है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, तो 1 × 3 हो जाएगा। इसका रो 1 है और कॉलम कितने हैं, एक मिनट, रो 3, 1 2 3 रो है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 1 × 3 और इसका ऑर्डर 3 × 1। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, 2 -1 7, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 1, तो क्लियर हो गया साथ। अब देखिए नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस ए, नंबर ऑफ रो इन मैट्रिसेस बी इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना भाई। अब पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए, ठीक है। देखिए ए बी का ऑर्डर बताते हैं, अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ए है, ये मैट्रिसेस बी है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो जो रिमेनिंग ऑर्डर बच रहा होता है, जैसे ये बच रहा है 1 और ये 1, तो जब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर 1 × 1 होगा, समझे। फिर बताते हैं, सपोज करिए इसका ऑर्डर 1 × 3 था, इसका ऑर्डर 3 × 1 था। मैंने कहा नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस है इक्वल रहेगी नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन बी रो, तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भाई, ठीक है। तो जो रिमेनिंग ऑर्डर बच रहा है, मतलब ये वाला ऑर्डर और ये, इसकी रो और इसकी कॉलम बच रही है, तो जो रिमेनिंग ऑर्डर ए बी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर 1 × 1, जिसको हम लोग 1/1 भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है बी ए का ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए ए बी और बी ए में बहुत डिफरेंस है। आप अगर ए बी को 1 × 1 कहते हो तो बी ए को 1 × 1 मत कहिएगा, ठीक है। देखिए अब हम बी मैट्रिक्स को पहले कर लेते हैं, 2 -1 7, और ए मैट्रिक्स को बाद में कर लेते हैं, -1 2 -5, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 × 1 और इसका ऑर्डर है 1 × 3। देखिए इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ तो बचा हुआ ऑर्डर रो और कॉलम ये बी ए का ऑर्डर होगा, बी ए का ऑर्डर होगा। ये इंडिकेट कर रहा होता है कि जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे ए बी या बी ए को, तो उसका जो रिमेनिंग ऑर्डर बच रहा होता है वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी वो ये शो कर रहा होता है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन था। और इसके बाद हम थोड़ा सा अब लेवल को और ऊपर करेंगे और अच्छे अच्छे सवाल लेके आए हैं आज, ठीक है। और हाँ, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो प्लीज़ जाके पहले पार्ट 1 देख ले, क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक क्लियर कर रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक मैट्रिसेस ए है, ये भी क्वेश्चन ही भाई, ठीक है। मैट्रिसेस ए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, दैट मैट्रिसेस, ओके। ए स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट है आई, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बीटा वाई नहीं, बीटा गामा होगा, बीटा गामा। क्लियर हो गया? अब पहले देखिए, हम लोग इसको करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पर बोला है ए स्क्वायर और हमारे पास है ए, हमारे पास क्या है ए भाई, तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे पहले। इट मीन्स ये कहता है कि ए मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमको ए स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे ए इंटू ए करते हैं, ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह मैट्रिक्सेस को भी मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। सेम एज यहाँ पे भी लेंगे, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। अब चेक करते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं। पहले तो ये चेक करना है, इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है। मैंने कहा नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स इक्वल होगी, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो कि है इक्वल यहाँ पे, तो एक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मतलब ए स्क्वायर हमारा क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर क्या आएगा? देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से करना है, पहली रो को पहले कॉलम से करना है। चलिए करते हैं, अल्फा को अल्फा से, देखिए अल्फा को अल्फा से अल्फा स्क्वायर, बीटा को गामा से प्लस करेंगे, बीटा को गामा से बीटा गामा हो जाएगा। समझे? पहली रो को पहले कॉलम से, अल्फा को अल्फा से किया, प्लस किया बीटा और गामा को मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा आ गया। ठीक, क्लियर हो गया? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, 2x2 इतना क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, अब क्या करना है, पहली ही रो को, अभी पहली ही रो लिखना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, इस बार सेकंड कॉलम से करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बीटा है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करने जा रहे हैं। अल्फा को बीटा से करेंगे, अल्फा को बीटा से करेंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा। बीटा को माइनस अल्फा से करेंगे, माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? कुछ नहीं है, देखिए अल्फा को बीटा से अल्फा बीटा, बीटा को माइनस गामा से माइनस अल्फा बीटा। क्लियर हो गया? अब आ जाओ नेक्स्ट, अब इस बार हमको सेकेंड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है। अब अगर पार्ट फर्स्ट में देखेंगे तो हमने यहाँ पर जैसे लिखा था A21, तो ये यही शो करता है, सेकेंड क्या रो फर्स्ट कॉलम, तो बस वही करने जा रहे हैं हम लोग। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो अल्फा को सॉरी बीटा को अल्फा से करेंगे, बीटा नहीं सॉरी गामा, गामा को अल्फा से करेंगे तो अल्फा गामा आ जाएगा, या गामा अल्फा कुछ भी आप लिख सकते हो। और माइनस अल्फा को माइनस प्लस गामा से करेंगे तो माइनस अल्फा गामा आ जाएगा। फिर देखो, गामा को मैंने अल्फा से किया तो अल्फा गामा आ गया, माइनस अल्फा को प्लस गामा से किया तो माइनस अल्फा गामा आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाली रो को सेकेंड वाले कॉलम से ही करेंगे। ठीक है, अब आप इसको भूल जाइए कि ये कुछ था, आप इसको सिर्फ सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम को ही देखिए। अल्फा को मैंने बीटा से किया, फिर बार बार अल्फा निकाला, गामा को बीटा से किया, गामा बीटा हो गया। ठीक है, गामा को बीटा से किया, गामा बीटा हो गया, माइनस अल्फा को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किए तो प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया, प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया। देखिए हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक, मैं ए स्क्वायर को यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब एक चीज़ और देखिए, माइनस अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा कट के जीरो हो जाएगा। सेम है यहाँ पर भी अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा ये कट के जीरो हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे जनरली लिख सकता हूँ जीरो, यहाँ पर भी जीरो देखिए, और ये बच रहा है। तो मैं इसको, अगर ये लिखा हुआ है गामा और बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो सेम है यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है ए स्क्वायर आई के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर 2x2 की मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड है तो आप 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट साइड लेंगे। तो मैं लेता हूँ 1 0 0 1, ये भी 2x2 है,
ये भी 2 क्रॉस 2 है। कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई है, तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के अंदर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ रखा है, वहां से हम लोग कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। तो अल्फा स्क्वायर देखिए, फर्स्ट एलिमेंट ए स्क्वायर मैट्रिक्स का और सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, आपको बताया था मैंने। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस बार 3x3 के मैट्रिसेस लेते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इफ, कब? व्हेन 1 0, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर x y z इक्वल्स टू 1 -1 0, दैट विल बी योर क्वेश्चन। आपको आंसर बताना है x प्लस वाई प्लस जेड की। सिंपली x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू को आप पहले सेपरेटली निकालेंगे। x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी और z की वैल्यू क्या होगी, पहले ये तो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, पहले तो आपको ये चेक करना है। तो इसको 3x3 कर देते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 है। 3 कॉलम 3 रो। अब इधर तो यहाँ पर 3 रो है और 1 कॉलम है, तो 3/1 हो जाएगा इसका ऑर्डर। यहाँ पे भी चेक करते हैं, यहाँ भी सेम ही है, 3x1। ठीक है, अब इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यहाँ पर एक ही कॉलम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सभी को एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं। देखो मैंने क्या किया, पहली इसको उठा लिया और कॉलम सेकंड उठा लिया। ध्यान से देखिए, बाकी सब कुछ भूल जाइए, कुछ था बस पहली रो को याद रखिए और पहले कॉलम को। मैंने 1 को x से किया, x आ गया। 0 को y से किया, 0 आ गया, ऐड करना है। और 0 को z से किया, 0 आ गया। सेकंड कॉलम है नहीं, इसलिए सेकंड एलिमेंट हमको चाहिए भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक ही कॉलम और एक ही नहीं, 3 रो आएंगी और 1 कॉलम आएगा। जैसे मैंने कहा था, सपोज करो ए और बी मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन को पॉसिबल है। तो इस जो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसका ऑर्डर क्या होगा, वो भी यहीं पर ये बता देता है कि 3x1 ऑर्डर होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, 3x1 ऑर्डर यहाँ पर होने वाला है। मैं लिख देता हूँ 3x1, अब देखिए वही आएगा। अब हम इसको रेस करते हैं। अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो 0 को x से करेंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 को y से करेंगे, प्लस y हो जाएगा। 0 को z से करेंगे, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, हमने इसको भी फाइंड कर लिया। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 0 को x से करेंगे, 0 होगा। 0 को y से करेंगे, 0 हो जाएगा। और 1 को z से करेंगे, z हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन y अपॉन z। अब देख लीजिए 3x1 की मैट्रिक्स बन गई। वो जो मैंने यहीं पर पहले से इंडिकेट कर दिया था वही बन गया, देखिए। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, 1 -1 0। ठीक, फिर इसने वही कहा कि सेम ऑर्डर भी है, और यहाँ पर फिर से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू -1 हो जाएगी और z की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिंपली सॉल्व हो गया। अब हमसे बोला गया है कि हमको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताया जाए, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, मैंने x की वैल्यू 1 फाइंड की है, y की वैल्यू -1 फाइंड की है। ओके, तो x और y की मैंने फाइंड वैल्यू कर ली।
अब हम इसके बाद प्लस जेड की वैल्यू तो 0 थी, तो इसको भी काट के x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है? बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पता करते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलिए ठीक है। कंप्यूट द प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन को लेते हैं भाई, आ गया सवाल ये, ठीक है। 3 -1 3 -1 0 2 और ये है 2 -3 1 0 3 1, ठीक। अब पहले तो चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमको ऑर्डर को पहले लिखना पड़ेगा। इसको ऑर्डर क्या होगा, देखो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 मतलब 2/3 इसको पढ़ते हैं। इसका भी ऑर्डर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 3 रो है और 2 कॉलम है, तो भाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मैं देख पा रहा हूँ कि इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन आने वाली जो मैट्रिक्स, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर 2/2 होगा। तो मैं लिख देता हूँ पहले ही 2/2 होगा, ठीक है। देखना भैया आएगा। अब देखिए क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, ठीक है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 होता है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +9 हो जाएगा, सिंपली। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 3 इंटू 3, वो यहाँ -3 तो मैं यहाँ -9 हो जाएगा। -1 इंटू 0 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 3 इंटू 1 करेंगे 3 हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 -9 हो गया। -1 इंटू 0 0 हो गया। 3 इंटू 1 3 हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं नीचे वाले में। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, ठीक है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 6। क्लियर हो गया। अब हमको सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम से करना है, तो हमारा A22 एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पर A22 होता है ना भाई, तो A22 एलिमेंट आएगा। -1 इंटू 3 -3, ठीक है। यहाँ पर माइनस है दोनों में, तो +3 हो जाएगा। 0 इंटू 0 0 ही होगा। 2 इंटू 1 2 होगा। क्लियर है। सॉल्व कर लेते हैं और सिंपली कर लेते हैं। 6 -1 5 हो जाएगा। 5 + 9 9 + 5 कितना होता है, 14 होता है। क्लियर हो गया। अब ये यहाँ पे लिखना है 14 -9 + 3 -6 +6 -2 +4 3 + 2 5। देखिए 2/2 की मैट्रिसेस बन गई। यही कर रहा था, यही आपका आंसर भी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें कि अब मल्टीप्लाई कैसे करना था। एक और पार्ट लेके आया हूँ, उसको भी आप सॉल्व करिए और हम भी सॉल्व करते हैं, ठीक। अगर आपको क्लियर हो गया हो, आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया हो, तो आप वीडियो को पॉज करिए और जो भी क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं उसके बाद आपको अपनी वीडियो पॉज करनी है और उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। उसके बाद मेरी वीडियो को ऑन करके अपने सोल्यूशन को और मेरे सोल्यूशन को मैच कर लेना, ठीक है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन को लिखते हैं, सेकेंड पार्ट है इसका। मैट्रिक्स लिखते हैं 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1 3 है भाई।
मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको सबसे पहले चेक करना है पॉसिबल है या नहीं है। तो हम सबसे पहले वही चेक करने जा रहे हैं। इसका ऑर्डर 2x2 है और इसका ऑर्डर 2x3 है। ठीक है, यहाँ पर 2 रो 3 कॉलम है, यहाँ पर 2 रो 2 ही रो 2 कॉलम। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 2 और 2 इक्वल है, मतलब कॉलम इक्वल्स टू रो है इन फर्स्ट और सेकंड। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल। अच्छा, मैं उसको मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ, लेकिन उसका आने वाला ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर 2x3 होगा। उसका ऑर्डर 2x, मतलब 2 रो होंगी 3 कॉलम होगा। कुछ इस तरह मैट्रिसेस आने वाली बनेगी। ठीक है, करते हैं। मैंने कहा फर्स्ट रो को फर्स्ट इससे करते हैं, कॉलम से। तो करते हैं 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 होता है। -2 इंटू 2 -4 होगा। क्लियर हो गया। अब हमको -1 इंटू 2 नहीं, -1 इंटू 2 2 -2 इंटू 3 -6 मैंने इसे किया। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड कॉलम से करने जा रहे हैं। हमको थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा 1 इंटू 3 3 बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, ऑर्डर 2x3 था। 3 हो गया। -2 इंटू 1 -2। ठीक है, हो गया भाई हमारा। पहली रो आ गई हमारी। अब चलो दूसरी रो को फाइंड करते हैं। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ठीक है, कैमरे के बैकग्राउंड से जो भी वॉइस आ रही हो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 2 इंटू 2 इसे करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से। तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 +9 हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद हम सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ वाला मतलब थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर है, फाइंड करते हैं। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 +3। सॉल्व करके लिख लेते हैं, भैया आपका आंसर होगा। और देखना वो 2x3 होगा, आपको देख के लग रहा होगा। यहाँ पर -3 आएगा, यहाँ पर -4 होगा, यहाँ पर 1। 6 + 2 8, 9 + 4 कितना 13, 6 + 3 9। ये आपकी मैट्रिसेस होगी। क्लियर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया। और आपका सोल्यूशन आपने वीडियो पॉज करके देखा होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। आप चेक कर लीजिए मेरे सोल्यूशन से अपना सोल्यूशन मैच कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, कभी कभी नॉन वेरिएबल वैल्यू की, मतलब अननोन वैल्यू कुछ पूछ लेता है, जैसे x y z की, उसको भी करते हैं। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन लाए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी जितने भी सवाल हैं सब NCERT एग्जाम्पलर के ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। एक मैट्रिसेस A है। ठीक है, 2 3 5 7। क्लियर। सेकेंड मैट्रिसेस 1 -3 -2 इंटू मतलब यहाँ पे 4। क्लियर, इक्वल्स टू -4 6 -9 x। सिंपली वही काम करना है आपको, अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं लिख देता हूँ फाइंड x। ठीक, उससे पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको चेक करना है पॉसिबल है या नहीं। तो 2x2 सेम है यहाँ पर, इस ये भी इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर है तो करते हैं भाई, चलो। और आने वाली मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा? 2x2 उसका भी होगा, तो मतलब ठीक है। तो इसको इससे करते हैं। तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -2 -6। इसको करते हैं इससे। ठीक है, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 4 +12। क्लियर हो गया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करने जा रहे हैं। 5 इंटू 1 5 हो गया। 7 इंटू -2 -14 हो गया। क्लियर है। 5 इंटू -3
यहाँ वाला एलिमेंट फाइंड करने जा रहे हैं। 5 इंटू -3 कितना होता है? -50। 7 इंटू 4 28। क्लियर हो गया? -4। एक मिनट भाई, इसको हम यहाँ नहीं लिख कर यहाँ लिखते हैं क्योंकि इसकी इक्वली मैट्रिक्स चल रही है, तो मैं उसको भी लिखते ही चलूँगा साथ साथ। सॉल्व करते हैं इसको। -6 + 2 -4 +6 -14 +5 -9 28 -15 8 -5 3 2 -1 1 और पॉजिटिव का आएगा तो पॉजिटिव। ठीक है, इक्वल किसके है भाई? -4 6 -9x। फिर से देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, फिर से आ गया कॉन्सेप्ट। 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2 है, ऑर्डर सेम है, मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लगेगा। यहाँ पर से x की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। x तो फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट x की वैल्यू 13 आ गई। दैट विल बी योर आंसर, फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? हो गया इजी पीजी। चलो चलते हैं आगे। अब इसके बाद हम लोग मैट्रिसेस को ही सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, जो आप क्लास 11 के अंदर पढ़ के आते हैं फॉर्मूले। साइन थीटा sin a + b cos a + b cos a - b, उसी तरह के फॉर्मूले यहाँ पर भी यूज होते हैं, आपको इनडायरेक्टली यूज होते हुए दिखाएंगे। और मैं आपको अभी से अलर्ट कर देता हूँ कि पूरी क्लास 12 मतलब पूरी क्लास 12 आपकी क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंड रहती है। ठीक है, इनडायरेक्टली किसी न किसी चैप्टर पे ट्रिग्नोमेट्री लगी ही जाएगी। आप आने वाली वीडियोज़ में देख भी सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन होगा आपका मैट्रिसेस ए, नहीं इफ m थीटा, ये थीटा है, इक्वल्स टू cos थीटा sin थीटा -sin थीटा cos थीटा। ठीक है, कह रहा है सो दैट, क्वेश्चन आपसे कह रहा है सो दैट करिए, कह रहा है mx इंटू my इक्वल्स टू mx + y। ठीक है, क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड सवाल है। सबसे पहले आपको यहाँ पर m थीटा दे रखा है, हमसे पूछा है mx और my की बताइए। मुझे मतलब थीटा की प्लेस पे x को सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना है। थीटा की प्लेस पे x को सब्स्टिट्यूट और थीटा की प्लेस पे y को सब्स्टिट्यूट करना है, तो करते हैं। एक बार हम लोग कर लेते हैं cos x, ठीक है, sin x -sin x cos x। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा के प्लेस पे y को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर cos y हो जाएगा, यहाँ पर sin y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -sin y हो जाएगा और यहाँ पर cos y हो जाएगा। क्लियर है? अब चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स इक्वल है, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। क्लियर है? इतना तो क्लियर हो गया, इसलिए मैं बार बार एक बात को ही रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। थोड़ा सा बड़ी मैट्रिक्स बना लेता हूँ। cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y। क्लियर? देखो मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है ना आपको? cos x को cos y से किया, cos x इंटू cos y हो गया। अब प्लस करेंगे, sin x माइनस sin y, sin x इंटू में माइनस sin y हो जाएगा। मैट्रिक्स भाई और पड़ी जाएगी यार ये। चलो यहाँ पे तक ले लेते हैं, कोई बात नहीं। इतना क्लियर हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, cos x को cos y से किया, cos x cos y हो गया। sin x को माइनस sin y से किया, ये देखिए
अभी मैंने कोई साइन वाइज चेंज नहीं किया, इसी वजह से मैं सिंपली लिख रहा हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप में साइन को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे। cos x sin y, क्लियर है। sin x cos, क्लियर हो गया। ठीक, सिंपली आपको सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, करते हैं। माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स माइनस क्या है इंटू कॉस वाई, क्लियर, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, क्लियर हो गया। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। और कॉस एक्स को कॉस वाई से करते हैं, प्लस करके कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से। सिंपली सब में लग ही रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। अगर आपको नहीं याद है मैं रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पर जब यहाँ करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा सिंपली, और कहीं तो कहीं और कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं इसकी जगह को रिप्लेस कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ cos x इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। सिंपली यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। मैंने साइन को बस चेंज किया है और कुछ नहीं किया। अब देखिए फॉर्मूले बन गए दिमाग में, अगर नहीं याद आ रहा तो बता रहे हैं। cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ब्रैकेट हटा दो। cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या होता है? याद आया कुछ? क्लास 11th की बीती हुई बातें याद आई होंगी आपको कि cos x माइनस वाई नहीं होगा, उल्टा होता है उसमें। ये आपका बनेगा क्या? cos x प्लस वाई, माइनस के केस में उल्टा होता है, cos x प्लस cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। जब यहाँ पर नेगेटिव होता है तो यहाँ पर x प्लस वाई होता है, तो ये आपका बन गया cos x प्लस वाई। हम देखो मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर चेक करते हैं cos x साइन वाई प्लस साइन x cos वाई, तो ये किसका है? साइन x प्लस वाई का, ठीक है। साइन एक्स प्लस वाई का है। सिंपली यहाँ पर करते cos x साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ये भी भाई साहब किसका है? साइन x माइनस वाई का है, क्लियर हो गया। यहाँ पर cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आप कहाँ पहुँचे भाई? यहाँ पे cos x प्लस वाई, क्लियर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो चलते भाई, अब थोड़ा सा और लेवल को अप करते हैं। बढ़िया सवाल है, ये भी आइडेंटिटी बेस्ड ही सवाल है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, देन फाइंड the simplified value of, इस फंक्शन को नीचे करते हैं, a माइनस आई होल क्यूब प्लस a प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a। आपको इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है बट है नहीं, सॉल्व करते बहुत इजी सवाल है।
यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ए माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है और यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है। पहले फॉर्मूले को याद करते हैं, फॉर्मूले शायद आप भूल गए हैं। तो ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर। कुछ याद आया? सेम एज ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर हो गया? फॉर्मूले दिमाग में आए होंगे। अब कुछ नहीं करना है, जहां जहां बी है वहां पर आई को लिखना है, बाकी सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं ए माइनस, तो ए क्यूब माइनस आई क्यूब क्लियर, ए क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर। क्लियर हो गया? ए क्यूब प्लस आई क्यूब मतलब बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, इट मीन्स आई प्लस 3a आई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 7a है साथ में। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई क्यूब से आई क्यूब को कैंसिल कर देते हैं, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कट गया, कैंसिल हो गया। अब कौन कौन बच रहा है? ए क्यूब प्लस ए क्यूब। पहले तो हाँ, हमको एक चीज भी गिवन है, ये देखिए भाई, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई हमको गिवन है। तो यहाँ पर करते हैं हम, ए क्यूब है हमारे पास, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, ए क्यूब इंटू ए मतलब ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। जो खत्म हो गया भाई खत्म हो गया। चलो 3ai स्क्वायर। हमको बताइए, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी, 1 0 0 1 यही मिलेगा। तो आई स्क्वायर को हम लोग ये लिख सकते हैं भाई आई। ठीक है, तो मैं आई स्क्वायर को आई लिख सकता हूँ। और साथ ही साथ फिर यहीं पे कॉन्सेप्ट देखिए, अगर किसी ए बी सी डी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? ए इंटू आई करेंगे, ए ही मिलेगा बेटा, ये जान लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आई को भी हटा देंगे, बचेगा ए। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ए क्यूब वापस से आ गया। ठीक है, फिर इसको सब अलग अलग कर लेते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो चुके हैं, ये बच रहा है प्लस 3, फिर यहीं पे कॉन्सेप्ट, तो मैं इसको 3a लिख सकता हूँ ना। ठीक है, और ये माइनस 7a। अब जहां पर ए स्क्वायर है वहां पर मैं आई को कर लेता हूँ, तो a इंटू आई प्लस 3a प्लस a इंटू आई प्लस 3a माइनस 7a। मैंने इसको यूज किया, देख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, a इंटू आई ए ही होता है। ठीक है, प्लस 3a प्लस a इंटू आई ए प्लस 3a माइनस 7a। सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस a 2a, 3a प्लस 3a 6a, मतलब 8a माइनस 7a, दैट विल कम 8a। बहुत टफ क्वेश्चन देखने में लग रहा था, आइडेंटिटी को यूज करते हुए सॉल्व किए हैं, और ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बट 3 मार्क्स में सवाल कैसे बनता है, आपको ए की प्लेस पे कोई एक मैट्रिक्स गिवन रहेगी और आई के प्लेस पे भी कोई एक मैट्रिक्स गिवन होगी, फिर आप उसको, वो थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट में जाता है और वो 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, वो 3 मार्क्स में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 1 ही मार्क्स का है। और कभी कभी दे देते हैं भाई 2 मार्क्स में भी, कभी कभी आ जाता है, बट जनरली ये 1 मार्क्स का ही सवाल है। बट देख लीजिए सोल्यूशन, आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है, नहीं लर्न है, तो आप प्लीज़ पहले फॉर्मूला शीट को उठाइए और फॉर्मूला याद करने स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये सब बेसिक क्लास 9th के फॉर्मूले यूज होते हैं क्लास 12th में। चलो एक और लास्ट सवाल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि अननोन मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो एक मैट्रिक्स है 3 - 4 - 1 2, फाइंड मैट्रिक्स
मैट्रिक्स बी सच दैट बी ए इक्वल्स टू आई। इतना सा सवाल, बस इतना सा ही क्वेश्चन था। आपको मैट्रिक्स बी फाइंड करनी है, आपको मैट्रिक्स बी फाइंड करनी है। करते हैं, हमको मैट्रिक्स ए गिवन है, मैं बी मैट्रिक्स को कुछ मान लेता हूँ, मैं ए कर लेता हूँ, इसको बी कर लेता हूँ, इसको सी कर लेता हूँ, इसको डी कर लेता हूँ, ठीक है। ए को ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे -1 × 2 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब 1 0 0 1। क्लियर हो गया, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और बी मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। ए इंटू मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो 3a हो जाएगा, बी इंटू माइनस बी हो जाएगा। क्लियर हो गया, हाँ ठीक है, सही है। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, ये मिल गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं तो -4a हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 2b हो जाएगा, ठीक है। पहले c को इससे किया 3c d इंटू -1 -d। क्लियर है। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पर -4c हो जाएगा और यहाँ पर +2d हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 0 0 1, ठीक है। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगाइए, एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकता है। मैं देख पा रहा हूँ 3a - b एंड -4a + 2b को सॉल्व करते हैं तो हम आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर 2 × 2 है, यहाँ पर भी 2 × 2 है, तो इनडायरेक्टली इक्वली मैट्रिक्स का फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग गया कि ऑर्डर सेम है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इसके इक्वल होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट भी इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर वाला पार्ट इरेज करता हूँ, देख लीजिए एक बार। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी हो तो प्लीज़ ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसको मैं इससे ऊपर सॉल्व करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब 3a - b 1 के इक्वल है और -4a + 2b = 0 के इक्वल है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, किसी एक को भी एलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर 3a है, यहाँ पर b पर +2b है। किसको एलिमिनेट किया जाए? b को एलिमिनेट करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6a हो जाएगा, यहाँ पर 2b हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर सेम रहेगा -4a + 2b = 0। इसको सॉल्व करते हैं, b और टर्म कैंसिल। यहाँ पर 2a बचेगा, इक्वल्स टू 1 बच जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू 1/2 आ गई, a की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। तो हम लोग साइड में लिख लेते हैं, a की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई, ठीक है। और इसको अभी रेस करते हैं। अच्छा, a की वैल्यू 1/2 तो आ गई, हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, मैं इसमें पुट कर देता हूँ 3 × 1/2 - b = 1। सॉल्व करते हैं, 3/2 हो जाएगा, -b = 1, 2 है। तो यहाँ से b = -b = उसको नहीं, ऐसे कर लेते हैं, b को उधर भेज देते हैं। 3/2 - 1 = b, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, 3 - 2/2 = b, दैट विल बी 1/2। b की वैल्यू भी 1/2 आ रही है, b की वैल्यू भी 1/2 ही आ रही है, ठीक है। b की वैल्यू भी 1/2 आ गई। अब हम इस पार्ट को इरेज करते हैं, c और d की वैल्यू निकालते हैं। चलो c और d की, मतलब 3c - d = 0 के रख देते हैं। ये किसको इरेज कर देते हैं? 3c - d = 0 एंड -4c। अब देखिए, इसको हम अगर 2 से अच्छा, एक से पहले लिख लेते हैं, फिर आप बताते हैं इसको। यहाँ पे -4c + 2d = 1 के इक्वल है, ठीक है। अब मैं फिर यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे 2 की कमी है, यहाँ पर 2 है, तो d को एलिमिनेट करना हम चाहते हैं। आप c को भी कर सकते हैं, बट बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करने का, इसको भी। तो सिंपल पड़े उसको करो, ठीक है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ,
तो 6c माइनस 2d इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसको करेंगे एज इट इज रहेगा ये, ठीक है, ये कट हो जाएगा, फिर वापस से 2c आएगा यहाँ पर इक्वल्स टू 1 होगा, यहाँ पर c की वैल्यू भी 1/2 आ गई। क्या भाई ऐसा होने वाला है क्या, सबकी वैल्यू 1/2 आने वाली है? चेक करते भाई, हमको भी कंफर्म नहीं है, बट कैलकुलेशन तो एकदम ठीक जा रही है, इस पर कोई शक नहीं है। तो अब सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, c की वैल्यू किसी भी एक में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं 3 × 1/2 माइनस d इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जाएगा 3/2 इक्वल्स टू d 3। अब इस बार d की वैल्यू चेंज हो गई 3/2 ठीक, अलग अलग वैल्यू को फाइंड कर लिया। हमारी बी मैट्रिक्स पूछा था ना भाई, बी मैट्रिक्स हमारी आ गई। चलो लिख लेते हैं बी मैट्रिक्स को, ये हमारी बी मैट्रिक्स होगी 1/2 1/2 1/2 3/2। दैट विल बी योर अननोन मैट्रिसेस, बी मैट्रिक्स जो उसको पूछा था, फाइंड मैट्रिक्स बी। क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे ही अननोन मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और काफ़ी अच्छा टॉपिक और काफ़ी छोटा टॉपिक है। ठीक है, चलो, और वो टॉपिक होने वाला है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। बहुत इजी टॉपिक है, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक, और समझ में भी आ जाएगा, मुझे अच्छे से पता है। देखिए सिंपली क्या होता है, इसमें क्या होता है, रो कन्वर्ट इनटू कॉलम एंड कॉलम कन्वर्ट इनटू रो, बस यही होता है ट्रांसपोज। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। रो को कन्वर्ट करते हैं कॉलम में, कॉलम को कन्वर्ट करते हैं किसमें, रो में, तो वो मैट्रिक्स जो होती है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। और इसको डिनोट करते हैं, जैसे सपोज करो कोई मैट्रिक्स ए थी, मैंने उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो या तो वो ए की पावर में टी लग जाएगी, या फिर ए की पावर में डैश लग जाता है। क्लियर है? ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। सपोज करिए मैं ए मैट्रिक्स ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने कहा ए डैश क्या होगा इसका, मैंने कहा रो को कन्वर्ट कर, तो किस में, कॉलम में, और कॉलम को किस में कर दो, रो में। देखो 1 2 3 को रो में है, उसको कॉलम में कर देते हैं, 1 2 3 ऐसे लिख देते हैं। अब ये कॉलम है, ये रो में चला जाएगा, 4 7 इधर चले जाएंगे। अब 5 और 6 इसके नीचे आ जाएंगे, 8 9 यहाँ आ जाएंगे। ये आपका ए डैश है, या फिर ए की पावर टी भी कह सकते हो। ठीक है, ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस है। फिर से समझा देते हैं। मैंने क्या किया, रो को कन्वर्ट किया कॉलम में, 1 2 3 था, 1 2 3 को ऐसे लिखा, 1 4 7 कॉलम में था, उसको मैंने रो में कर दिया 1 4 7। ठीक है, फिर क्या किया, सेकंड कॉलम को उठाया और उसको रो बना दिया, 2 5 8 है, 2 5 8 को रो बना दिए। ठीक है, फिर उसके बाद 3 6 9 था, मैंने कॉलम में था, 3 6 9 को मैंने रो में बना दिया। दैट विल बी योर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर हो गया? ठीक है, इजी पीजी हो गया होगा, मजा आया, अब वो आपको कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बेस कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको इम्पॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ड्यूरिंग क्वेश्चन जब हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी काम आने वाली है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अगर किसी ट्रांसपोज मैट्रिसेस का वापस से ट्रांसपोज करते हैं तो हमको जो मैट्रिसेस ली थी वो हमको मिल जाएगी। सपोज करो मैंने ए मैट्रिसेस ली थी, ठीक है, तो उसका जब मैंने ट्रांसपोज किया और वापस से उसका ट्रांसपोज कर दिया तो हमको ए मैट्रिसेस मिल गई। ये पहली प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करा दें। चलो भाई 1 2 3 4, ये ए मैट्रिक्स थी, सपोज करो मैंने कर दिया इसका ट्रांसपोज। क्या किया, ट्रांसपोज किया मैंने, 1 2 ऐसे लिख दिया, 3 4 ऐसे लिख दिया, ये ट्रांसपोज हो गया। अब इसी क्या क्या इसका भी ट्रांसपोज कर दो भाई, इसका भी कर दो, चलो इसका भी कर दो।
मैंने 1 3 वापस ऐसे कर दिया और 2 4 वापस कर दिया, ठीक है। अब देखो फिर वापस से हमको ए मैट्रिक्स मिल गई, वही मैंने किया, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज किया, वापस से उसका ट्रांसपोज कर दिया, ए मैट्रिक्स मिल गई। वो देखिए मैंने एग्जाम्पल कुछ को क्लियर करवा दिया, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का होल डैश। कोई दो मैट्रिक्स की मैंने उसका ऐड किया और उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, तो वो कैसे हो जाएगी, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। सेम एज ए माइनस बी के होल डैश में भी होगा, ठीक है। ए माइनस बी का मैंने ट्रांसपोज किया तो वो कैसे हो जाएगा, ए डैश माइनस बी डैश। ये थर्ड थी, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको कहती है कि ए बी को अगर आप डैश करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, बी डैश ए डैश में, उल्टा हो जाता है भाई। ये इसी को हम लोग एक और नाम से देते हैं रिवर्सल लॉ, ठीक है, इसी को कहते हैं रिवर्सल लॉ। सेम एज इसका अपोजिट कर लीजिए, मान लीजिए मैंने बी ए का डैश कर दिया तो वो कैसे हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक है। ये भी रिवर्सल लॉ ही होता है, इसको ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इस पे बेस होगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे इन पे बेस 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। आपके स्कूल में जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जाता है और आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें भी पूछा ही जाएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को देख लीजिए। अब आगे बढ़ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन कर दिया जाए, मुझे थिंक लग रहा है एक प्रॉपर्टी छूट रही है, नेगेटिव, हाँ चलो देखो, माइनस ए, सपोज करो एक माइनस, कोई माइनस में मैट्रिक्स थी, मैंने उसका क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, तो जो मिलेगा वो माइनस ए ही मिलेगा, ठीक है। वो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, माइनस ए ही मिलेगा, ठीक है। चलो ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज थी जिनको मैंने क्लियर करा दिया। अब हम लोग इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं, इन पे बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, क्वेश्चन भी तो पढ़ना है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले हम इसके बाद एक और टॉपिक को पढ़ाएंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है सर, ये बहुत इजी होता है, आराम से हो जाएगा। देखो सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज करो कोई स्क्वायर मैट्रिसेस है, ठीक है, वो ए मैट्रिसेस, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर हो गया। मैंने क्या किया, अगर उसका ट्रांसपोज पॉजिटिव ए के इक्वल आ रहा है, मतलब ए का ट्रांसपोज आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है, मैंने ए का ट्रांसपोज किया और वो पॉजिटिव आ गया, तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक, क्लियर है। सपोज करो ये पहला था, मैंने सिमेट्रिक को क्लियर कर दिया, इतना ही सा है, ठीक है। और ए कोई स्क्वायर मैट्रिसेस है, ठीक है, और ए कोई मैट्रिसेस थी, मैंने उसका ट्रांसपोज किया तो वो नेगेटिव आ गया भाई, नेगेटिव आ गया, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बस इतना ही आपको, ये ऐसा, इसको आप एक तरह से समझ सकते हैं ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं ना, वो मैंने आपको दे दिया है और आप इस पर बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। बस इन दोनों बात को याद रखना है, अगर आपको ए का ट्रांसपोज करने पे पॉजिटिव ए मिलता है तो वो सिमेट्रिक कहलाता है, और अगर ए का ट्रांसपोज करने पे माइनस ए मिलता है तो वो आपको स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है, क्लियर हो गया। बस ये एज अ, मतलब इसको कह सकते हैं क्या, एक बढ़िया सा नाम कर दें, कर दिया जाए तो अच्छा ही हो जाए, लेकिन मुझे कोई नाम याद नहीं आ रहा है, बस उसको इम्पोर्टेंट कह लीजिए बस, ठीक है। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट भाई, इसमें भाई स्टार भी लगा दिया जाए यार, ठीक है। अब चलो इस पे बेसिस कॉन्सेप्ट को
करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा मैट्रिसेस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैट्रिसेस चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हम पूरा क्वेश्चन को लिखेंगे फिर उसकी लैंग्वेज को आपको समझाना स्टार्ट करेंगे। सपोज करिए ए कॉमा बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। ठीक है, एंड बी इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, then so that a dash ba is also क्या है भाई, also symmetric। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। ए और बी, ये बी है। ठीक है, ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिनका नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, उसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिसेस पढ़ते हैं। इस ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस है, सेम ऑर्डर की है। ठीक है, और एंड बी इज सिमेट्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको समझना पड़ेगा। बी इज सिमेट्रिक, देन सो दैट ए डैश बी ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, अगर बी सिमेट्रिक है तो इसको प्रूव करना ये भी सिमेट्रिक होगा। हमने आपको कहा एक बी मैट्रिक्स और वो कह रहा है सिमेट्रिक है, जिसका पॉजिटिव बी डैश मिल रहा है। ठीक है, तभी तो वो सिमेट्रिक हुआ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका पॉजिटिव ए डैश मिल रहा है तो सिमेट्रिक कहलाएगी। अगर ए कोई मैट्रिक्स है और उसका नेगेटिव ए डैश मिल रहा है तो वो इसकी सिमेट्रिक है। वही इसने बोल दिया बी सिमेट्रिक, तो बी इसका जो ट्रांसपोज होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर। इतनी बात इसने बोली, मैंने कहा ठीक है। अब इसका गिवन देखिए भाई, इसने गिवन का ए डैश बी है, ये क्या है, ए डैश बी ए। अब क्या करते हैं, इस पे पुट करते हैं, बी की प्लेस पे बी डैश को रखते हैं, बस बी की प्लेस पे बी डैश को रखते हैं। तो क्या करना है, ए डैश बी ए का होल डैश करना है पहले तो। ठीक है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। ए डैश का होल डैश हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा और ए डैश हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये ए है भाई। ठीक है, हमने क्या कहा था अभी, प्रॉपर्टी बताइए, ए डैश का होल डैश ए ही होता है। बी डैश की प्लेस पे बी को पुट कर सकते हैं, ए डैश सेम एज रहेगा, क्वेश्चन में था। तो ये क्या क्या मिला, वो पॉजिटिव मिला, ये भी पॉजिटिव मिला, इसमें कोई नेगेटिव का साइन है ही नहीं, तो ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपको लैंग्वेज के थ्रू सॉल्व करना पड़ता है। आपको यहाँ पे लिखना होगा, ये जो मैंने लिखा है b इज इक्वल टू बी डैश, दैट मीन दिस इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये लाइन आपको लिख देनी है। और एक मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया है जो होती है ए डैश होल डैश इक्वल्स टू ए, उसका मैंने यूज किया है यहाँ पर और हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको मैंने सिमेट्रिक प्रूव करना था और कर भी दिया, यहाँ पर लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड HP। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी पे बेस क्वेश्चन बताएंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन मैं लाया हूँ इसमें। चलो, इस बार कर रहा है ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में इस बार सीधे बोल दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सेम ऑर्डर की है वो बात, ठीक है, सेम ऑर्डर की है। इसके बाद वाली बात क्या कहना चाह रहा है भाई, ये प्रूफ करो, प्रूफ करो, यहीं से प्रूफ स्टार्ट हो गया। वाह, चलो प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ए बी माइनस बी ए इज
स्क्यू सिमेट्रिक, हमको क्या करना है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है भाई। ए और बी को क्या कहा है, सिमेट्रिक कहा गया, ठीक है। मैंने कहा चलो ए और बी को सिमेट्रिक करते हैं, तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो पॉजिटिव ए डैश हो जाएगा, और बी भी सिमेट्रिक है, मतलब बी का भी ट्रांसपोज ये हो जाएगा। क्लियर है। हमको क्या प्रूव करना है, ए बी माइनस बी ए से सिमेट्रिक। तो मैं इसको उठा लेता हूँ गिवन पार्ट को, ए बी माइनस बी ए दी होल डैश क्या होगा, अभी यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी का यूज होगा, तो ए बी होल डैश माइनस बी ए होल डैश, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज होगा, मैंने कहा था ए बी का होल डैश क्या होता है, ये होगा बी बी डैश ए डैश, माइनस बी ए का होल डैश क्या होगा, ए डैश बी डैश। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, दिव्य बी डैश ए डैश, और बी ए का होल डैश हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये प्रॉपर्टी है मैंने भी बताई थी, ठीक। अब इसकी प्लेस पे कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना बस। बी डैश को क्या माना था, बी, ए डैश को ए, माइनस ए की डैश की प्लेस पे ए को, और बी डैश की प्लेस पे बी को। अब एक बात बताइए, हमको गिवन था ए माइनस बी ए, हमको मिल गया बी ए माइनस ए बी, हमको क्या मिला, बी ए माइनस ए बी मिल गया। हम क्या कर रहे हैं, इसको इसका माइनस कॉमन लेते हैं, इसका माइनस कॉमन लेते हैं, ए बी माइनस बी ए हो गया, तो ये प्रूफ तो हो गया, प्रूफ तो हो गया। अब एक बात देखिए, यहाँ पर हमको माइनस मिल गया, माइनस शो करता है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, माइनस क्या दिखाता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, माइनस शोज दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक, प्रूफ हो गया। इसने यही बोला था ए बी माइनस बी ए का होल्ड प्रूफ करो स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन लाया हूँ भाई, इसी पे बेस है, और करो चलो, कॉन्फिडेंस आएगा और कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस, ठीक है। क्वेश्चन को उठाते हैं, इस बार कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स बोथ, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स इज बोथ symmetric and वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, उसके बाद कह रहा है देन सो दैट it is a null matrix। null matrix का मतलब जीरो मैट्रिक्स प्रूव करना है। कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स बोथ, एक कोई मैट्रिक्स है, मैं सपोज कर लेता हूँ ए एक मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक भी है, मतलब उसका पॉजिटिव ए डैश भी है, और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मतलब नेगेटिव ए डैश भी है, तो हमको प्रूफ करना है वो किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स। तो मैं कहूँगा कि अगर ए डैश ए इज इक्वल्स टू ए डैश है और ए इज इक्वल्स टू माइनस ए डैश है, तो जो वो नल मैट्रिक्स है, इट मीन्स ए डैश इक्वल्स टू जीरो एंड माइनस ए डैश ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। तो मैं दोनों ही इक्वेशन से किसको उठा दूंगा, इसको। अगर ये इसके इक्वल जीरो है और ये इसके इक्वल जीरो है, तो ये इक्वल होगा, मतलब ए इक्वल्स टू माइनस ए होगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, इधर ले आऊँगा। कुछ गलत हो गया, ठीक है, डैश है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और इक्वल किसके हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये तो प्रूफ करना था, क्या हो गया, जीरो हो गया। ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू जीरो, देन a डैश इक्वल्स टू जीरो, प्रूफ हो गया। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, ठीक है।
ओके, अब इससे बेहद इम्पोर्टेंट सवाल जो अब मैं कराने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करने चलते हैं और वो शायद आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। यस, लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये मतलब जो अभी मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा ही पूछा जाएगा और 3 मार्क्स में, स्टार लगा लो, बस वैल्यू चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन एज इट इज उठ के आएगा। ठीक है, बस डिफरेंस ये होगा कि वो 2x2 मैट्रिक्स का होगा या 3x, बस डिफरेंस यही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे होता है, एक्सप्रेस ए इक्वल्स टू 4 - 3 2 1 -1, ठीक है, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है, कह रहा है एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। अब एक और चीज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, फॉर्मूला भी होता है, कैसा होता है, पहले तो सिमेट्रिक के लिए बताएंगे। सिमेट्रिक के लिए होता है हाफ ए प्लस ए डैश। क्लियर, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, हाफ ए माइनस ए डैश। हमको इन चीजों को फाइंड करना है और ये सॉल्व जब करेंगे ना तो वापस हमको यही मैट्रिक्स मिल जाएगी और कुछ। ठीक है, इसलिए बोला एक्सप्रेस ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसको सम कर रहा है और पहले क्या करना है, पहले सिमेट्रिक बनानी है, फिर इसको सिमेट्रिक बनानी है और उसको फिर इसके फॉर्म में वापस लेना है। ठीक है, तो इन दोनों को हम यूज करके पहले करते हैं। ठीक है, तो पहले सिमेट्रिक को यूज करते हैं। जिसने कहा ए और ए डैश, पहले तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा भाई, चलो 4 - 3 2 -1, ये इसका ट्रांसपोज होगा। मैं अब इसको ऐसे कर लेता हूँ ट्रांसपोज। अब इन दोनों को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है 4 - 3 2 -1 और इसके ए डैश को ऐड करना है 4 2 -3 -1। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। 4 + 4 कितना होगा, 8 -3 + 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -2। क्लियर हो गया, मैंने ऐड कर लिया। अब इसके बाहर हाफ लगा देते हैं। ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गया भाई। अभी हाफ को ऐसे रहने दो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक की बात की जाएगी। उसमें क्या था, हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, ए माइनस ए डैश, मार्कर हो गया। ठीक है, करते हैं। मुझे ए ट्रांसपोज भी पता है और ए भी पता है, इस बार माइनस करना है बस दोनों, तो यहीं से कर लेते हैं। चलो 4 - 4 कितना होगा, 0 होगा। -3 - 2 -5 होगा। -2, अब माइनस है, देखो यहाँ, अब यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे थे, ये -2 और ये वाला माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 और +2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। -1 और ये +1 0 हो जाएगा। इसके भी आगे हाफ लगा देते हैं। क्लियर हो गया, या ये 0 है। अब हमको ये क्वेश्चन 1 मिल गई, ये क्वेश्चन 2 मिल गई। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, हमको वापस ही मैट्रिक्स मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी अदर पार्ट हम हटा देते हैं। और क्या ये, चलो इसको भी हटा देते हैं। मैंने कहा बाय यूजिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को यूज करते हुए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं हाफ पूरी क्वेश्चन से कॉमन लेता हूँ।
पूरी क्वेश्चन से, ठीक है। और बाहर करली ब्रैकेट लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा 8 -1 -2, तो क्या सम ऑफ, तो इन दोनों का सम करते हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है, ये नहीं, यहाँ -5 है भाई, और यहाँ 0 है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम इसको भी इरेज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे भी करली ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इसको ऐड करते हैं, क्या हो रहा है, 8 + 0 8, -1 -5 -6, -1 + 5 +4 -2 -2। क्लियर। अब इसको गिवन इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर देते हैं। ये 2 डिवाइड में ना, हर एक एलिमेंट को 2 से ऐसे करके डिवाइड कर देगा, हर एक एलिमेंट को, ठीक है। तो 8/2 मीन्स 4, ये हो गया -3, ये 2, ये -1। अब आप गिवन देख लीजिए, ए मैट्रिक्स जो मैंने ली थी, जिसके हिसाब से मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैंने लिया, वही मैट्रिक्स वापस मिल गई भाई, वही मैट्रिक्स वापस मिल गई। दैट विल बी, मैंने एक्सप्रेस कर दिया कि दैट विल बी द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हो गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई थिंक अगर आपको और क्वेश्चंस भी चाहिए इस पे मैट्रिक्स पे रिलेटेड, तो मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे और गिवन कॉन्सेप्ट पे करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इस पे एमसीक्यू की ज़रूरत हो तो 20 एमसीक्यू का सेशन रखेंगे, और उसकी पीपीटी रेडी है एकदम, तो रेडी कर लेंगे और उस पर एमसीक्यू सेशन भी ले आएंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में डिटरमिनेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय, सी यू।